नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद है श्री पी प्रकाश जी, जो कि एक वास्तु विशेषज्ञ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं और श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। स्वागत है प्रकाश जी आपका। नमस्कार प्रकाश जी, जैसे कि हम मन स्थिति की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, तो हम अक्सर कहते हैं कि मन का जो हमारा लिंक है वो किसी एक खास ग्रह से है। वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमारी मन स्थिति को दर्शाता है? हम खुश होते हैं, हम रोते हैं, वो कौन सा ग्रह है जो बताता है? देखिए, मन का संबंध जो है वो ज्योतिष में चंद्रमा के साथ है जी। चंद्रमा को मन कहा गया है और इसके ही ग्रह ये ठीक है, ये आपकी कुंडली में खराब है, ये मन स्थिति को कंट्रोल करता है। और जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अगर चंद्रमा की युति शनि से हो जाए या किसी तरह का संबंध कायम हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों को कई दफ़ा डिप्रेशन तक झेलना पड़ सकता है। जी जी। शनि की 7.5 भी चंद्रमा से लगती है। जी हाँ। तो क्योंकि चंद्रमा मन है और शनि हार्डशिप है, तो इसका संबंध, मन का जो संबंध है, अगर शनि के साथ इसका कहीं कंसर्न हो जाए तो आदमी को डिप्रेशन हो जाया करता है या उसको थोड़ी मन स्थिति उसकी खराब हो जाती है। तो ये चंद्रमा कंट्रोल करता है हमारे मन को। जैसे आपने बात डिप्रेशन की कही, तो अगर किसी की कुंडली में डिप्रेशन नजर आता है तो चंद्रमा, आपने बता दिया कि वो इंसान खुद ब खुद अब समझ जाएगा कि चंद्रमा उसका कमजोर है। अब उसके लिए उसे कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि उसका चंद्रमा स्ट्रांग हो और डिप्रेशन की स्थिति उसकी है वो जल्दी उबर जाए उस स्थिति? देखिए, बड़ा साधारण सा उपाय है कि नमक वाले चावल विदाउट कलर के, उसमें रंग नहीं होना चाहिए, हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालना। अगर वो सोमवार के सोमवार वो बना के चावल, उबले हुए चावल दान करें नमक वाले, तो इससे काफ़ी हद तक उसको रिलीफ मिल सकता है। आपने प्रोग्राम की शुरुआत ही एक बहुत प्यारे से टिप से की है और हमें मालूम है कि ये टिप, ये उपाय हमारे दर्शक बहुत इंतजार करते हैं इन बातों का। योगिता जी, क्योंकि समाज में डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है, कार्य थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, कंपटीशन का जमाना है, बच्चों में भी आजकल मैं परेशानी देख रहा हूँ। तो अगर ये परेशानी बच्चों में देखने को मिलती है तो आप नमक वाले चावल दान कराएंगे तो आप, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिल जाएगा। वैसे भी अगर नमक वाले चावल बनाया जाए तो मेरे ख्याल से घर में डिप्रेशन धीरे धीरे वैसे भी दूर हो जाएगी, अगर डिप्रेशन नहीं है तो। ये दान करने से होगा, दान करने से नहीं होगा। ये आपने बहुत बढ़िया बताया। और हम आपसे पूछना है रुद्राक्ष के बारे में। 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपने हमें बताया किस तरह से वो दरिद्रता दूर करती है। तो 8 मुखी रुद्राक्ष है, उससे हमें क्या फायदा मिल सकता है, उसके क्या प्रभाव हैं? देखिए युक्ता जी, 8 मुखी जो रुद्राक्ष है वो उसका स्वरूप भैरव स्वरूप मानते हैं उसको, और उसके देवता गणेश जी हैं। इसको पहनने से आयु में वृद्धि होती है और आदमी को बड़े पद प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। अगर इस रत्न को धारण किया जाए तो व्यक्ति की आयु बड़ी होगी और प्लस अगर उसको कोई रुकावट उसके पद प्राप्ति में आ रही है तो इससे वो उसको निजात मिल सकती है। आपने पिछले कार्यक्रम में हमें गज केसरी योग के बारे में बताया था और आपने एक योग, आपने कहा था ये बहुत बड़ा है तो आप एक एक करके बताएंगे। तो आपने एक तो योग बता दिया, हम चाहते हैं कि इस बार आप कुछ ज़्यादा बताएं, क्योंकि दर्शकों के पत्र आते हैं कि वो सिर्फ एक से सेटिस्फाई नहीं होते, उन्हें कुछ ज़्यादा चाहिए, वो जल्दी सीखना चाहते हैं। देखिए, गज केसरी योग का जब हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था, इस बार दूसरा मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि अगर चंद्रमा और बृहस्पति की युति कुंडली में हो तो ये भी गज केसरी योग है। ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, बलवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति इनको गिनती होती है और अपने कार्यों में बड़ी जल्दी सफलता इन ऐसे व्यक्तियों को मिलती है। अगर किसी दर्शक की कुंडली में ऐसा योग है तो उसको देखकर वो अपना महसूस कर सकते हैं कि क्या उनके साथ होने वाला है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि ये फलीभूत, मैंने जैसे पिछले अपने प्रोग्राम बोला था कि कोई भी ग्रह फलीभूत होते हैं जब वो उसकी दशांतर दशा या प्रत्यंतर दशा आती है, इसका बात विशेष ध्यान रखने की बात है। और गज केसरी योग एक ऐसा योग है कि आदमी अपनी सभी विषमताओं को लांघकर, ये किसी तरह से भी लगे, लगते 10 तरीके से हैं, आज हम दूसरे तरीके की बात करिए, लेकिन ये किसी तरह से भी लगे तो गज केसरी योग अगर किसी कुंडली में है, एक सिंपल सा है कि चंद्रमा से केंद्र में जब बृहस्पति आएंगे तो गज केसरी योग होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की सभी विषमताओं को लांघकर, जैसे आपने महसूस किया कि 100 मीटर की दौड़ होती है तो उसमें जब सब आदमी दौड़ते हैं तो एक आदमी अचानक झटके से आगे निकल जाता है और अपनी लाइन को तोड़ देता है और जीत जाता है। ऐसे ही गज केसरी योग है। आम आदमी से, साधारण आदमियों से, जो उसके आसपास का वातावरण है उनसे अलग निकलकर वो आदमी टॉप लेवल में जाने में सक्षम है। उसके लिए उसको अपना कुंडली चेक करनी पड़ेगी, गज केसरी योग है तो उसकी तैयारी की ओर लगे वो। यानी जिनका गज केसरी योग है उनकी अगर हम तुलना कमल की तरह करें तो कमल के बराबर ही है। कमल भी कीचड़ से उठकर ही खिलता है। बिल्कुल आपकी बात हो चाहिए। हमारे कई देश के
प्रधानमंत्री भी ऐसी योगों के कारण ही प्रधानमंत्री बने हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमारे जो भावी दर्शक हैं जिनके अंदर की वो सारे गुण नजर आ रहे हैं, वो भी अपने आप को पूरा तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि उनमें भी राजनेता बनने के पूरे गुण मौजूद हों, बस ज़रूरत है तो थोड़ी ब्रशिंग आपकी। आपने बहुत कुछ हमें बताया है गज केसरी योग के बारे में। कुछ लोग और भी योगों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कुछ हमारे पास पत्र आते हैं जिनमें बच्चे लिखते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे पता चलता है कि हमारी मम्मी जो है वो टीचर अगर हैं तो वो किस तरह से, ऐसे कौन से योग हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, तो ये भी बताएं आप हमें। देखिए योगिता जी, ये जन्म कुंडली की विवेचना करना एक अलग वो है, लेकिन एक छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इसके कि इसको करने से ऐसा, अगर कुंडली में ऐसा है तो ऐसा होता है जी। जैसे अगर चौथे घर का स्वामी अगर आपके लगन में आ जाए तो ऐसे व्यक्तियों की जो मदर हैं वो टीचर होती हैं या टीचर्स के संबंधित कार्य करती हैं। ये काफ़ी हद तक, मतलब ये आप अगर 10 आदमियों कुंडली देखेंगे तो 8 आदमियों में आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि बाकी और दूसरे स्टारों की कौन सी उस पर दृष्टि पड़ रही है और कौन सी उस पर जो उसका प्रभाव है, कौन से ग्रह कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक साधारण तरीके से अगर देखते हैं तो 4th हाउस का अगर जो लॉर्ड है वो 1st हाउस में चला जाए, ये लगन में चला जाए, तो ऐसे व्यक्तियों की माता टीचर होती है जी। और अगर 9वें घर का स्वामी 10वें घर में आ जाए, 9th हाउस का स्वामी 10वें घर में आ जाए, तो ऐसे बच्चे अक्सर देखा गया है कि अपने पिता के व्यापार में बैठते हैं, जो पिता की गद्दी में बैठते हैं या जो भी पिता कार्य करते हैं उसमें वो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि उस बाकी कुंडली की विवेचना करना भी इसके लिए जरूरी है कि कौन सी दशाएं चल रही हैं, क्या दृष्टि हैं उसकी, वो नीच के हैं, उच्च के हैं, ये सब बातें डिपेंड करता है। लेकिन एक साधारण सीखने वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला है कि अगर 9th हाउस का जो स्वामी वो 10th हाउस में ले जाए तो ये पिता के व्यापार में बैठते हैं। इसी तरह से अगर 9वें घर का स्वामी, उसका रिलेशन 5वें घर से अगर हो जाए जी, 5वां घर हमारा बच्चों का घर है और 9th हाउस पिता का घर है, ऐसे बच्चों के पिता अपने कार्य स्थल में बड़ी तरक्की प्राप्त करते हैं, लेकिन पुत्र के साथ उनकी बन नहीं पाती जी, उनकी पुत्र से नहीं बन पाती। मतलब 9वां और 5वें घर का युति या 9वां घर 5वें घर की दृष्टि योग या 9वें घर की किसी तरह से उसका संबंध कायम होता है, तो पिता के साथ संबंधों को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन उनके पिता अपने कार्यस्थल में काफ़ी सक्षम और काफ़ी जो है उन्नति पाते हैं।